टॉपिक हम लोगों का चल रहा था स्ट्रक्चरल एनालिसिस। सब्जेक्ट हमारा और टॉपिक है इनडिटरमिनेसी। फिर मैंने आपको ये बता दिया था कि स्ट्रक्चर कितने टाइप के हैं, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन को कैसे हमको क्या करना है, काउंट करना है, कैसे गिनना है, ये हम लोगों ने देख लिया था। साथ में इंटरनल रिएक्शन फोर्सेस या मेंबर फोर्सेस हम लोगों ने पिन ज्वाइंटेड के लिए देखा, चाहे 2D के लिए चाहे 3D के लिए हमको एक मिला, और रिजिड स्ट्रक्चर के लिए हमको कितना मिला, 3 और 6 मिला। ठीक है, रिवीजन आप करके आए होंगे। फिर हम लोग रिलीज रिएक्शन कुल 6 टाइप में पढ़े। पहले हम लोगों ने इसे पढ़ा इंटरनल हिंज के बारे में, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला भी देख लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने शियर फोर्स को रिलीज किया, एक्सियल फोर्स को रिलीज किया, कैसे, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट को रिलीज किया, और एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों को रिलीज किया। ये रिलीज शब्द सिर्फ अगर संबंधित है तो ये मेंबर फोर्स से ही संबंधित है। ये बात बहुत क्लियर समझ लीजिएगा कि रिलीज फोर्स सिर्फ मेंबर फोर्सेस को जीरो करने के लिए, रिलीज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात किया कि डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होते हैं। इनडिटरमिनेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिडंडेंट स्ट्रक्चर के नाम से भी बुलाते हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2D और 3D में आपके पास ये 3 और यहाँ पर 6 होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इनडिटरमिनेसी हमको निकालना है, मेरा मेन टॉपिक यही था। 2 तरह के होते हैं, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। आपके पास 2 टाइप के इनडिटरमिनेसी, डीएस और डीके। हम लोग शुरुआत किसकी कर रहे थे, डीएस की शुरुआत करते, बस इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ चीजों को मैं कि आप एक बार रिवीजन देख लें। तो ये डीएस किससे संबंधित है, अननोन फोर्सेस से संबंधित है। ये भी 2 प्रकार के हैं, ये डिग्री ऑफ एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी और डिग्री ऑफ इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन से संबंधित है, और इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी इंटरनल या मेंबर फोर्स से संबंधित है। ये बात हम लोगों ने कर लिया था। फिर मैंने कहा था यानी जो 2 प्रकार के हैं, अगर दोनों को मैं जोड़ दूं तो हमारा टोटल क्या निकल आएगा, डीएस निकल आएगा। यानी डीएस 2 प्रकार के थे, डीएसई और डीएसआई। अब इसके 2 अप्रोच हैं, इसके अब 2 अप्रोच हैं डीएस को कैलकुलेट करने के, एक डायरेक्ट फार्मूले का तरीका और एक डीएसई आप अलग कैलकुलेट करिए, डीएसआई आप अलग कैलकुलेट करिए, और दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। फॉर्मूला आप देख रहे हैं, दोनों को आपस में जोड़कर डीएस निकाल लीजिए। क्यों भाई, तो अब हम लोगों ने यहां से अप्रोच 1 का यूज किया बाई रिजिड। अप्रोच 1 क्या था, डायरेक्ट फार्मूला वाला तरीका। पहले हम लोगों ने किसके बारे में बात किया, रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करना शुरू किया। अब आपको पता है डीएस अननोन माइनस नोन होता है। अननोन में कौन कौन आते हैं, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन और इंटरनल मेंबर फोर्सेस। ठीक है, नोन में इक्विलिब्रियम इक्वेशन और रिलीज रिएक्शन, ये दोनों नोन में क्यों आते हैं ये क्लियर हो चुका है, और ये दोनों अननोन क्यों आते हैं ये भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर अगर एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन देखें तो डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर के 2D या 3D पर, तो ये आप गिन लेंगे। कल कराया था ना मैंने, 2D वाला पहले कराया फिर 3D वाला किया, तो 3D वाले को भी लोगों ने 2D वाले की तरह गिन लिया था। तो इसको आपको स्ट्रक्चर देख के गिनना है कि 2D में 3D। कभी कभी स्ट्रक्चर देगा 2D में और क्वेश्चन में लिखे रहेगा कि 3D स्ट्रक्चर का, दिए गए 3D स्ट्रक्चर का आप डीएस निकालिए, तो कभी कभी मामला गड़बड़ा जाता है, दिखता 2D में है लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कहीं 3D तो नहीं लिखा है। तो आप अगर कुछ नहीं लिखा है 2D 3D, तो जैसा दिख रहा है उसी अकॉर्डिंग आप क्या कर देंगे, निकाल देंगे। ठीक है, अब मेंबर फोर्स मैं रिजिड के लिए पढ़ रहा हूं,
तो 2D के लिए कितना होगा, 3 होगा, अभी पीछे दिखाया, और 3D के लिए कितना होगा, 6 होगा। नॉन में इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2D के लिए 3 होते हैं और 3D के लिए 6 होते हैं। और रिलीज रिएक्शन टाइप ऑफ ज्वाइंट डिपेंड करता है, 6 तरह के रिलीज रिएक्शन मैंने आपको बताए हैं, वहां आर का मान आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इन 2D के लिए मैंने बातचीत आपसे किया, 2D के लिए मैंने आपसे बातचीत किया, ds यहां से RE प्लस 3m माइनस 3j प्लस RE कैसे निकाला, अननोन माइनस नोन। अननोन में दो आते थे, अननोन मतलब मेंबर फोर्स और एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन। तो 2D के लिए निकाल रहा था, तो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन प्लस एक मेंबर में कितने फोर्स, 3 ना, तो 3m कर दिया, तो ये अननोन हो गया, माइनस नोन एक ज्वाइंट पे कितने इक्विलिब्रियम, 3 लगाया, और यहां पर आपके पास क्या आया, प्लस आर आ गया, ये नोन हो गया। ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन और ये दोनों नोन में आते हैं। 3D में आप पहुंचे, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन RE आया, प्लस एक मेंबर में कितने फोर्स होते हैं, 6 होते हैं, तो 6m बना। इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाया, तो एक ज्वाइंट पे कितने इक्विलिब्रियम, 6, एक लोग एक सेक्शन पे 6 लग सकते हैं, और प्लस RR। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फॉर्मूला दोनों बना सकते हैं। m नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, RE जो है नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, J आप नंबर ऑफ ज्वाइंट्स है, और आपका RR जो है वो नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन है। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कराया था, ठीक है, ये कुछ नहीं बोला है तो दिख रहा है 2D, मैंने 2D की तरह सॉल्व कर दिया। 2D की तरह सॉल्व किया तो आप लोगों ने कैलकुलेट किया, RE 10, नंबर ऑफ मेंबर 9, ज्वाइंट 10, और कोई मेंबर के अंदर कोई भी आपको रिलीज रिएक्शन ना दिखने की वजह से आपने यहां पर RR का मान क्या ले लिया, 0 ले लिया। RR 0 लेने से आपने फॉर्मूले पुट किया, उत्तर कितना आ गया, 7। ठीक है, तो जितने लोगों ने आपने ऑप्शन बताए थे किसी का मैच यहाँ पर नहीं करा, इसलिए मैं ऑप्शन लिख दिया, सब कुछ रिटर्न में दे रहा था, इस बात तुम लोग पलट ना जाओ। ठीक है, फिर ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया, कुछ नहीं क्वेश्चन में बोला है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया कि 3D में है, ये 3D में है, सो मत, पानी इसको दो, पीछे सो रही है, पानी पियो, ठीक है, सो रही है। देखो इधर, अब ये 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर में अब आपको यहां समझना है चीजों को। फिक्स सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है, अब हिंज सपोर्ट में 3 होते हैं, ठीक है, फिक्स सपोर्ट में 6 होते हैं, 3D की बात हो रही है। तो अब यहाँ पर ये एक और ये एक आपने काउंट कर लिया, 11 मिला, तो एक बच्चे ने उत्तर इसका सही दिया था 11। ठीक है, तो बाकी लड़कियां 7 पे एकदम डटी हुई थी, मानने तैयार नहीं थी, 7 नहीं होगा। चलो, ये बात हम लोगों ने कर लिया था। फिर मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, और मैंने कहा था कि 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो इसमें वाले मैंने बताया था कि इसको भी आपको एज ए ज्वाइंट कंसीडर करना है। चलिए, सॉल्व कर लिया था, कितना उत्तर आया इसका, ठीक है, तो एक बार मैंने पूरा का पूरा रिवाइज करा दिया, क्योंकि रिवाइज इसलिए करा दिया क्योंकि एक बार आपको देखना जरूरी था। कितना, 3 आया, ठीक है, 3 आया है लोगों का, 3 के अलावा किसी का, देखो अगर नहीं बोलोगे तो फिर हम आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे ना, वो 3 मान के उत्तर सही मान लिया जाएगा। किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में, चलो इसमें दिक्कत, अब आप जरा देखो, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 10 है, किसी गिनने में काउंट हो, दिक्कत हो बताना। ज्वाइंट कितने हैं, 9 थे, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर ज्वाइंट आ गया। RE कितने हैं, 6 आ गए, ठीक है, और उसके बाद आपके पास रिलीज रिएक्शन कितने हैं, 6 है, बस। किसी को इसमें डाउट है तो बताइए, नहीं है। चलो, अब यहां पर अगर आपको DS निकालना है, DS निकालना है, तो DS के लिए आप यहां पर बोल देंगे इस बात को,
डीएस के लिए स्टेटमेंट आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 6 प्लस 3 × 10 माइनस, ठीक है, 3 × 9 प्लस 6, कितना हुआ? 3 हुआ, ठीक है। अब यहां कितना उत्तर आया? इसको ज्वाइंट लेना था, इसको ज्वाइंट की तरह कंसीडर करना है आपको, ठीक है। तो कितने लोगों का 6 आया है? ठीक है। कितने लोगों का और कुछ आया है? 15। अरे इतना बड़ा अंतर! 15, 16। अरे मैं ही उत्तर देख लेता हूँ, इससे अच्छा है। ठीक है, 6 सही है। अरे भाई साहब, तुम लोग क्या करते रहते हो? नंबर ऑफ मेंबर्स कितने आए हैं? 15। चलो, नंबर ऑफ मेंबर 15 हो गए, ठीक है। 15 की 16? 15 हो गए। आरी बताओ। 8 आएगा ना? 3 3 6 2 8, आरी हो गया। ज्वाइंट 14, ये सब ज्वाइंट हैं। ध्यान देना, जिन लोग ज्वाइंट कंसीडर नहीं किया, सब ज्वाइंट हैं आपके। मैंने स्टेटमेंट लिखवाया है, रिलीज रिएक्शन क्या है? स्पेशल ज्वाइंट्स हैं, एकदम क्लियर स्टेटमेंट बोला कि ज्वाइंट्स हैं। और आरआर कितना आया? 5, ठीक है। देखो यहां पर आरआर कितना आएगा? 1। यहां पर आरआर कितना आएगा? 1। यहां आरआर आएगा, यहां आरआर आएगा 1। तो 2 1 3 4 1 5 हो गया। बताओ, कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है? हाँ, आर ही कैलकुलेट नहीं कर पाई? ये फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट में कितने रिएक्शन आते हैं? 3 हो गया। फिक्स सपोर्ट ये भी है, 3 हो गया। ये कैसा सपोर्ट है? हिंज भी कितना आएगा? 2। तो 3 3 6 2 8 हुए। ये मेंबर के अंदर है, दिस नॉट अ सपोर्ट। ये आपको सपोर्ट दिख रहे हैं? ये हवा में लटक रहे हैं, खुद ही देखो इनको ध्यान से। सपोर्ट मतलब जो कहाँ होते हैं, कहीं सपोर्टेड दिख रहे हैं, ये आपके खुद क्या है? ये सब रिलीज रिएक्शन है, ये ड्यूरिंग मेंबर के अंदर वाले भाग में, हिस्से में दिए गए। हम इसीलिए कल आपसे बोल रहे थे कि अगर ये बाहर एंड पर दिए जाएं तो ये सपोर्ट है, और मेंबर के अंदर दिए जाएं तो ये क्या है? रिलीज रिएक्शंस हैं, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लो। नंबर ऑफ, पहले 8 प्लस 3 × 15, अरे बोलो भाई, माइनस कितना आ जाएगा? ठीक है, माइनस आपके पास 3 × 14 प्लस 5। सॉल्व कर, डीएस कितना आया? 6 आया। सॉल्व कर लो, मतलब नोट कर लो। ज्वाइंट कैसे 14 हुआ, एक बार काउंट करके बता दो। चलो चलते हैं अगले अप्रोच की तरफ, सेकंड अप्रोच जो मैंने आपको सोम में बताया था। ये पंखा काहे चल रहा है? पता नहीं काहे चल रहा है, ठीक है। तुम जरा उठ के आओ, इसको बंद करो पंखा। हाँ, कोई भी उठ के आओ, बंद कर दो। क्या हम फालतू में एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। देखा वो कहीं इससे कुछ और ना बंद हो जाए। क्या वही चलता है एग्जैक्ट, वही बटन दबाए तुम, सही है। तुम्हें मैंने समझाया है ना, कल बताया था तुमको मैंने। हाँ तो याद रखना, तुम होना भी नहीं चाहिए तुम। यार तुमको मैं बाहर रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हारा ऑक्शन होने नहीं दूंगा मैं। हाँ,
अरे मत इतनी देर से पूछ रहा था, कहाँ कर रहे थे? हैं, नींद में थे? 50 बार पूछता हूँ हर चीज, लेकिन नहीं उठ सकेंगे, आप खड़े हुए हैं। हट! इतनी बार मैं बोलता रहता हूँ, तुम लोग काहे बोलते नहीं हो यार? जब लिखता रहता हूँ तो तब क्या नहीं बताते हो? समझने का प्रयास कर रहे हो, 24 घंटे कम पड़ गया समझने के लिए? 50 बार मैं पूछता हूँ कोई डाउट है, कोई डाउट है, कोई डाउट है, लेकिन नहीं, तब नहीं। जब मैं अगला पेज स्लाइड खोल दूंगा, अगला अप्रोच हेडिंग डाल रहा हूँ, तब कहेंगे सर गाड़ी वापस ले आओ प्लेटफॉर्म पे, हम अब हम आए हैं। तो दिमाग खुला रखा करो। अब की इस तरह करोगे तो भगा देंगे तुमको। यार इतनी बार पूछता हूँ कोई डाउट है, कोई डाउट है। जितना डाउट मैं पूछता हूँ उतने में एक आध चैप्टर खत्म हो जाता है। इतनी बार पूछता हूँ। गधा कहीं के। क्या समझ नहीं, खड़े हो। देखो, इस वाले में, इस वाले में ये क्या है? रोलर सपोर्ट है। अब ये क्या इस तरीके से मूव कर सकता है? एक रिलीज, क्या ये बेंडिंग बियर करेगा? मोमेंट बियर करेगा? रोलर मोमेंट बियर करता है। तो कितने, क्या मोमेंट भी जीरो? और जो चीजें जीरो हो जाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? रिलीज रिएक्शन कहते हैं। क्या ये ऊपर नीचे जाएगा? नहीं, क्योंकि यहां पर क्या लग रहा है? वर्टिकल रिएक्शन लग रहा है। अब तुम्हें मैं इसीलिए इसीलिए तुम सोचो, आज तीसरी क्लास है और मैंने पीछे की पहली या दूसरी दोनों क्लास रखी हैं अभी तक, क्योंकि मुझे पता है कि पहली क्लास में तुम लोग रिवाइज करते नहीं हो। ये दिखा रहा हूं तुमको। यही खून खौलता है मेरा फिर। देखो, यही था ना। कितने रिलीज रिएक्शन लिखे हैं? क्या जीरो किया है? एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। वही तो मैंने किया वहां जाके, और क्या किया? जब मैं पढ़ा रहा था तुमसे क्या बोल रहा था कि ये सब धीरे धीरे जो छोटी छोटी चीजें पढ़ा रहा हूं, अभी लगेगा सर बड़ा चीजें आसान है, आसान है, आसान है। जब एक साथ जब इकट्ठा होंगी तब खोपड़ी खाएंगी ये सब। जो क्वेश्चन में डाउट रहा करे 20 बार मैं पूछता हूं, तुम्हें पूछ लिया करो। लेकिन नहीं, जब मैं आगे बढ़ूंगा तो पूछेंगे। अब ये नंबर आप ज्वाइंट बैठो, ये नंबर आप और कोई डाउट है? ये नंबर आप ज्वाइंट नहीं गिन पा रहे हैं, कह रहे हैं 14 कैसे आया? 14 कैसे आया, चलो गिन के दिखाते हैं। कौन पूछा था ये? हिमांशु वर्मा। उसका चाचा भी यहीं कहीं होगा। हाँ, चाचा बड़ा चाचा के लिए परेशान रहता है ये। कौन है चाचा इसका? आज आया नहीं क्या? नहीं आया, नहीं है वो। आया है? उसको जाए घर पटक के जो है, वैसे उल्टा सीधा करता है यार। इसको मैं ब्लॉक करवाऊंगा आज, हिमांशु वर्मा को। देखो मैं गिनती गिन रहा हूँ इसका। देखो, ये नंबर एक, ये नंबर एक हो गया। ये नंबर दो, एक, दो, और ये क्या हो जाएगा? तीन। ठीक है, ये ज्वाइंट भी स्पेशल ज्वाइंट है। चार। ये ज्वाइंट भी। पांच। ये ज्वाइंट भी। छह। ये ज्वाइंट। सात। ये भी स्पेशल ज्वाइंट है। आठ। ये ज्वाइंट है। नौ। ये ज्वाइंट है। 10। ये ज्वाइंट है। 11। ये भी स्पेशल ज्वाइंट है। 12। ये भी ज्वाइंट है। 13। और ये भी ज्वाइंट है। 14। चलो, अब बताओ क्या दिक्कत है? सेकंड अप्रोच। सेकंड अप्रोच में मैंने क्या बताया था आपसे कि हम डीएससी और डीएसआई दोनों अलग अलग निकालेंगे और उनको आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां पर कैलकुलेट डीएससी एंड डीएसआई इंडिविजुअली।
एंड एड बोथ ऑफ देम, दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अब यहां से अगर मैं डीएससी निकालूं, डीएससी, तो डीएससी सिंपल सी बात है, आर ई माइनस ई ना, आर ई माइनस सी, ये डीएससी का फॉर्मूला हो गया। अब इसको आप चाहे 2D में यूज करो चाहे 3D में यूज करो, साथ नोट ना करो। मैंने 2D 3D में यूज करने का, साथ नोट करने को नहीं कहा है। पूरे स्ट्रक्चर में साथ मेरे नोट मत करना गलती से भी। पीडीएफ भिजवा दूंगा, नोट कर लेना, वीडियो ओपन करा दूंगा, देख लेना, लेकिन बस हो क्या रहा है ये बस ये देखो, साथ में नोट। इसमें बहुत कुछ होता नहीं है, मैंने कहा ना 10-12 दिन में खत्म हो जाएगा ये। एक आज बड़ी क्लास लूंगा, एक अगले संडे को बड़ी क्लास, अगले संडे तक खत्म करना है हर, फिर मैं वापस मंडे क्लास तुम लोग शकल नहीं देखना चाहता। आर माइनस सी अगर 2D में हुआ तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना, 3, और 3D में हुआ इक्विलिब्रियम 6। इसीलिए आप लोग यहां चाहें तो आर ई माइनस 3 यूज कर सकते हैं, और डीएससी जो है आर ई माइनस 6। इन 2D इन 3D। आपको यही अप्रोच मैंने बताया था, कहां पर, सोम में अप्रोच मैंने आपको यही बताया था, यही वाला अप्रोच था, लेकिन वहां सिर्फ 2D था, यहां साथ में 3D भी आ गया। ध्यान देना, पता चले इसको 6 करना और इसको आर ई को तुम 2D वाला कैलकुलेट करना। अगर 3D में है तो आर ई भी 3D वाला गिनना है। फिक्स सपोर्ट है तो 6 हो जाएगा, हिंज है तो 3 हो जाएगा, रोलर है हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर है तो 4 हो जाएगा, वर्टिकल गाइड रोलर है तो 4 हो जाएगा। ये बात सारी आप चीजों को बिल्कुल क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब डीएससी आ गया, अब डीएसआई निकाल लो भाई। डीएसआई, डीएसआई फॉर्मूला वहां बताया था मैंने, 3C माइनस आर आर था, 3C माइनस आर आर ये 2D के लिए था, और 6C माइनस आर आर ये किसके लिए था आपका, 3D के लिए था। ये इन 2D और इन, कुछ नोट मत करिए, बस देखिए चलिए अकेले। तो अब यहां से मेरे पास ये डेटा तो बन गया, ठीक है सर बन गया, अच्छी बात है। अब मुझे एक बात सिंपल सी बताइए, मैं डीएससी भी निकालूंगा डीएसआई भी निकालूंगा, दोनों को आपस में क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो मुझे टोटल डीएस क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां से अगर मैं आपसे बात करूं, वो तो ठीक है, अब निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, अपनी बात है। आर आर अगर मैं आपसे कहूं वेयर सी नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप, अब आपको समझ में आएगा फायदा जो है सोम में पढ़ाया था। अगर मैं आपको कुछ इस तरीके से कोई बीम दिखाऊं, या मैं कुछ इस तरीके से कोई फ्रेम दिखाऊं, या मैं कुछ इस तरीके से कोई फ्रेम दिखाऊं, अब आप खुद देखिए यहां पर कितने क्लोज चैम्बर आपको दिख रहे हैं, 0। यहां पे कितने दिख रहे हैं, यहां पे कितने दिख रहे हैं, 1 और 2। अगर आप ये बीच वाला हटा दें, बीच वाला कॉलम हटा दें, सिर्फ ऐसे और एक ऐसे, तो 1 हो जाएगा। तो क्लोज लूप गिनना आपको आना चाहिए बस, और कुछ बात इसमें नहीं है, आर आर आपका वही है। अगर आपको पूरे याद करिए, जब हम बीम पढ़ा करते थे, सोम बेसिक सब्जेक्ट है, सोम आपका अप्लाइड सब्जेक्ट नहीं, बेसिक सब्जेक्ट है। उसमें जब मैं पढ़ाता था तो मैं इंटरनल हिंज के अलावा कोई हिंज की बात नहीं किया था, कोई रिलीज रिएक्शन की बात नहीं किया था, और बहुत ज्यादा मैंने इंटरनल हिंज पर ही फोकस
किया नहीं था, थोड़ा सा किया था कि आप एटलीस्ट इंटरहिंज को जान लें क्या होता है। उसके बाद यहां से एक छोटा सा खेल ये है, इसमें एक छोटा सा खेल इसमें ये है कि अगर बीम है, सिर्फ मैं बीम की बात कर रहा हूं, और उसमें कोई रिलीज रिएक्शन नहीं है, 6 के 6 कोई भी, ना मेंबर के अंदर इंटरनल हिंज लगा है, ना मेंबर के अंदर इंटरनल रोलर लगा है, ना मेंबर के अंदर हॉरिजॉन्टल गाइड रोल लगा है, ना मेंबर के अंदर वर्टिकल गाइड रोल लगा है, ना मेंबर के अंदर लिंक प्रोवाइड है, कोई भी रिलीज रिएक्शन अगर नहीं है तो क्लोज लूप तो ऐसे भी नहीं बनता है। तो बीम का हमेशा डीएसआई क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अरे बोलो, बीम की डीएसआई हमेशा क्या मिलेगी? अगर कोई रिलीज रिएक्शन नहीं है, इफ नो रिलीज रिएक्शन इज प्रेजेंट, देन डीएसआई इज ऑलवेज 0 फॉर बीम। बोलो, और कोई रीजन ही नहीं है यहाँ पे। तो यहां पर मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूं, इफ नो आरआर is present in the beam, then DSI will always be 0। ठीक है, तो बीम में हमेशा, ये बात मैंने वहां भी बताई थी आपको। तो इसीलिए बीम वाले केस में जब भी हम लोग बात करते थे तो डीएसई ही डीएसआई हो जाया करता था, क्योंकि अगर आपका डीएसआई यहां पर भी मैंने आपका किया था, दोनों को इंडिविजुअली दिखाया था कि अगर आपके पास डीएस बराबर डीएस इज इक्वल टू डीएसई प्लस डीएसआई अगर आपने किया है यहां पर, तो अगर ये दोनों क्वेश्चन आपके पास हैं तो डीएससी प्लस डीएसआई, अगर डीएसआई 0 हो गया तो क्या डीएससी और डीएस आपस में क्या होंगे? इसलिए बीम के केस में हम लोग यही वाला के लिए कर लिया करते थे, ये वाला करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं थी, क्योंकि ना ही क्लोज लूप होता था और ना ही कोई रिलीज रिएक्शन होता था, तो डीएसआई क्या हो जाता था? 0 हो जाता है। तो सिर्फ डीएससी ही डीएस के क्या होता है? बराबर होता है वहां पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ्रेम भी आएंगे, बहुत सारे रिलीज रिएक्शन आएंगे, भी आपको दिखाया मैंने। लास्ट के 2 क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे आपके यहाँ पर देखिए कितने सारे रिलीज रिएक्शन है, हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर, वर्टिकल गाइडेड रोलर, इंटरनल हिंज, लिंक छोड़ के बाकी सब आ गया है एक साथ। अब इससे बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं बनेगा कि तुमको डीएस निकालना हो, इससे बड़ा क्वेश्चन दे दे, पॉसिबल ही नहीं है। उठा के तुम देख लेना, इतने क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूं, ये सब ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ईएससी के गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके देखना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात यहां से क्लियर हो जाती है। तो सेकंड अप्रोच ये मैंने आपको बता दिया है, अब इसको आप नोट करिए। और जो पहला क्वेश्चन है जो मैंने कल कराया था फर्स्ट अप्रोच से, उसी को सेकंड अप्रोच से भी आप क्या करिए? सॉल्व करिए, थोड़ा फास्ट से मिल रहा है, करने की जरूरत है, कर देते हैं। कुछ लोग आलसी हैं भी, तुम करोगे तभी हम करेंगे। एग्जाम्पल वही फर्स्ट वाला ही ले रहे हैं, 4 एग्जाम्पल मैंने कराया था उससे। अब वो 3 जो हैं वो आगे आपके लिए होमवर्क हैं, उनको सब अपना ट्राई कर लीजिएगा आप लोग। पहला क्या था आपका? फिक्स सपोर्ट, अरे कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क कोई पड़ता नहीं, पहले क्या ले लो? चलो
अब दूसरे वाले में, पहले वाले में क्या समस्या हो, मेथड में समस्या है, उसमें बहुत काउंट करना पड़ता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा हम मेंबर काउंट करना, ज्वाइंट काउंट करना, कभी कभी एक आध मिस हो जाता है काउंट करने में। तो डीएससी इज इक्वल टू आर ई कितना है 10, आर ई माइनस ई, आर ई माइनस ई 10 माइनस 3 बराबर कितना होगा 7 हो जाएगा। हाँ, एक इंच की जहां रोलर कर दे रहे हैं। चलो, अब यहाँ डीएसआई जो है, डीएससी 3C माइनस आर आर, तो कोई क्लोज लूप नहीं है, कोई आपका रिलीज रिएक्शन नहीं, यानी 0 हो जाएगा। तो इसीलिए मैं प्रिफर करता हूं कि आप इसी को करिए, ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। सेकेंड अप्रोच आप ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये काउंट आउट करना, काउंट आउट करने में आपको थोड़ा समय तो आपको लग ही जाएगा, लो 25-30 सेकंड काउंट करने में लग जाएगा, और उसके बाद अगर एक आध मिस हो गया तो मामला गड़बड़ भी हो सकता है। यहाँ गलती होने की संभावना थोड़ी सी क्या है, कम है, लेकिन वो भी अगर आप याद करें तो फार्मूला बनाने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, आराम से बन गया था काम। हो गया, ठीक है। ये हमारे पास बिल्कुल वैसे ही एज इट इज हो गया सारा चीज। अब जो आगे के 3 क्वेश्चन है उनको आप लोग घर से ट्राई कर लीजिएगा, एक पेज 1.5 पेज जगह छोड़ दीजिए, एक पेज जगह छोड़ दीजिए, एक पेज में तीनों अपना करके आइएगा, कर लीजिएगा मतलब। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे। हो गया ये, हेडिंग करिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल लोडिंग, ये सोम में कराया मैंने, एंड वर्टिकल लोडिंग। चलो यहां पर कर लेते हैं अच्छे से, इसको हेडिंग अकेले डालिएगा, नोट मत करिएगा। पहले एक मैं क्वेश्चन देता हूं, अब इसको नोट नहीं करना है, क्वेश्चन क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे। जैसे मान लो ये फिक्स बीम है मेरे पास, दिस इज फिक्स बीम ना, ये फिक्स बीम है, दिस इज आल्सो फिक्स बीम। इन दोनों फिक्स बीम में क्या डिफरेंस है, यहां जनरल लोडिंग है और यहां वर्टिकल लोडिंग है, वही हेडिंग भी पड़ी है। इसका डीएस निकालो, डीएससी प्लस डीएसआई बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, 3 आएगा। 6 रिएक्शन, 6 रिएक्शन, ठीक है, 3 यहां पर, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। और मैंने कहा था अगर कभी रिलीज रिएक्शन ना मिले तो डीएसआई हमेशा बीम का क्या होगा 0 होती, 0 होगा डीएसआई। यहां पर लोडिंग कैसी है वर्टिकल, यहां लोडिंग वर्टिकल है, यहां लोडिंग जनरल लोडिंग थी। क्या वर्टिकल लोडिंग होने से कभी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप हो सकता है, नहीं डेवलप, ये सोम में बताया है मैंने आपको, ठीक है। सिर्फ वर्टिकल लोडिंग और साथ में ट्रांसवर्स फोर्स की वजह से फिक्स्ड मोमेंट। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि यहां आरई जो था वो 6 है, यहां आरई कितना था 6 था, अगर मैं यहां पर आपसे इक्विलिब्रियम इक्वेशन पूछता तो आप बताते 3 है, एफ एक्स एफ वाई एम जेड तीनों यूज करेंगे, जनरल लोडिंग था। लेकिन यहां अगर मैं आरई की बात करूं तो सिर्फ 4 होगा। क्यों 4 होगा, क्योंकि यहां अगर एक्शन हॉरिजॉन्टल में नहीं है तो क्या रिएक्शन हॉरिजॉन्टल में हो सकता है, और जब रिएक्शन हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता तो क्या मैं समेशन ऑफ एफ एक्स यूज करने कोई तात्पर्य है यहाँ पे। तो यहाँ बना कितना
2। तो डीएसई 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। क्या कोई डीएसआई कितना होगा? डीएसआई 0 होगा। कोई एक भी बोल दे रहा है। ठीक है, 2। उत्तर बदल गया। उत्तर आपका बदल गया। अब ऐसी जगह पर आपका पहला अप्रोच नहीं लगेगा। पहले अप्रोच से आप लगाओगे तो उत्तर आपको 3 ही मिलेगा दोनों का। पहला अप्रोच की लिमिटेशन है। पहला अप्रोच सिर्फ वहीं लगता है जहां पर लोडिंग कैसी होगी? जनरल लोडिंग होगी। इसीलिए मैंने कहा था कि आप किसको यूज ज्यादा प्रीफर करिएगा? सेकंड अप्रोच को। ये हर जगह आपका वैलिड है, ज्यादा यूजफुल ये है। तो जब भी क्वेश्चन कभी आए तो आप पहले ये देखना हमेशा कि क्या उस पर लोड लगा है कि नहीं लगा है। लोड नहीं लगा है तो आप किसी भी अप्रोच से कर सकते हैं, और लोड लगा है तो मेरा सजेशन हमेशा आपके लिए रहेगा कि वैसे भी सेशन हमेशा रहेगा, लोड लगा हो चाहे ना लगा हो, मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेकेंड अप्रोच यूज करिए। उसका एक फायदा है, कभी कभी आपसे पूछ लेता, भी टॉपिक आगे मिलने वाला है स्टेबिलिटी, आपसे पूछ लेता है एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, इंटरनल स्टेबिलिटी। एक्सटर्नल स्टेबिलिटी और इंटरनल स्टेबिलिटी आपसे पूछ लेता है। तो स्टेबिलिटी में भी डीएस का रोल है, भी आगे देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप डीएससी यानी एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन का अननोन और डीएसआई यानी मेंबर फोर्स के अननोन्स दोनों अलग अलग निकाल लेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा, और दोनों को आपस में आप क्या कर देंगे? उत्तर बदल गया। उत्तर क्या हो गया? हेडिंग ए कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल लोडिंग एंड, अगर जनरल लोडिंग है, मैं ये नहीं करूँ हमेशा बदल जाएगा। मैंने क्वेश्चन वहां शो में कराए भी थे आपको कि अगर मैं ये क्वेश्चन आपको दे दूं, ये क्वेश्चन मैं आपको दे दूं डीएससी क्या 4 माइनस 3 इक्वल टू डीएसआई, अरे 0 होगा, और सोचने वाली क्या, ना क्लोज लूप है ना रिलीज रिएक्शन है। डीएससी 3 माइनस 2 इक्वल टू, अरे हॉरिजॉन्टल क्यों आएगा यहाँ? हॉरिजॉन्टल आएगा नहीं, सिर्फ एक ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। डीएसआई 0 यानी आपका जो वैल्यू हो गया डीएस इज इक्वल टू, यहां पर अगर आप डीएस की वैल्यू देखें तो क्या डीएस की वैल्यू चेंज हुई? नहीं। तो वैल्यू बदल भी सकती है, वैल्यू बदल भी नहीं सकती है। तो जरूरी नहीं वैल्यू क्या हो जाए, बदल जाए। तो आप हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल लोडिंग एंड वर्टिकल लोडिंग, और उसमें सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे इन केस ऑफ बीम। बहुत छोटा सा 2 लाइन का स्टेटमेंट है। इन केस ऑफ बीम कॉमा, इफ वर्टिकल एंड, एक मिनट रुकिएगा, इन केस ऑफ बीम ऐसे लिखिएगा, इन केस ऑफ बीम कॉमा इफ द लोडिंग इज वर्टिकल, in case of beam comma if the loading is vertical and supports are at same level and supports are at same level, then no horizontal reaction will develop. No horizontal reaction will develop. बोलो।
क्या कह रहा है आपसे कि अगर लोड वर्टिकल हो और सपोर्ट्स दोनों ही क्या हो, सेम लेवल, ऐसा नहीं कि सपोर्ट ऊपर सपोर्ट नीचे, ऐसा नहीं, दोनों ही सपोर्ट सेम लेवल पर हो तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप नहीं होगा। इसको, इस क्वेश्चन को आप एग्जांपल डाल के कर लीजिए, दोनों पार्ट करिएगा ये, जनरल लोडिंग और वर्टिकल लोडिंग। दोनों क्वेश्चन इसलिए मैं करा रहा हूं जिससे आपको आइडिया लग जाए कि रिजल्ट में चेंज आ भी सकता है और रिजल्ट में चेंज नहीं भी आ सकता है। तो बिल्कुल कोई ऐसा नियम नहीं कि रिजल्ट हाँ ये है कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप नहीं होगा, लेकिन डीएस का रिजल्ट चेंज हो भी सकता है और डीएस चेंज नहीं भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट, जो पहला पॉइंट था, लिखिएगा दूसरा पॉइंट, इन केस ऑफ बीम comma if the loading is vertical, if the loading is vertical but supports are not at same level, then horizontal reaction will develop. Horizontal reaction will develop. अब आपके क्या दोनों सपोर्ट सेम लेवल पे दिख रहे हैं? आप वर्टिकल लोडिंग लगा दीजिए। अब इस बार आपको यहाँ वर्टिकल के साथ साथ क्या देखने को मिलेगा, यहाँ हॉरिजॉन्टल मत ढूंढना, वो रोलर है, रोलर कभी भी हॉरिजॉन्टल डेवलप वैसे भी नहीं करेगा। अब यहाँ पर भी क्या आने लगा, हॉरिजॉन्टल आने लगा। नोट कर लीजिए, सपोर्ट्स नॉट एट सेम लेवल, ऐसे कंडीशन में आपके हॉरिजॉन्टल रिएक्शन सपोर्ट्स पे डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, बशर्ते उसके अंदर वो प्रॉपर्टी हो कि वो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप कर पाए। सर सेकंड पॉइंट फिर से बोल दीजिए, सेकंड पॉइंट क्या बोला था, लिख लो फिर से, इन केस ऑफ बीम कॉमा if the loading is vertical but supports are not at the same level, then horizontal reaction will develop, then horizontal reaction will develop। चलो तीसरा पॉइंट लिखो, लास्ट पॉइंट, इन केस ऑफ फ्रेम और ट्रस, in case of frame or truss, comma horizontal reaction will develop, horizontal reaction will develop always at any situation, horizontal reaction will develop always at any
सिचुएशन, SITUATION, किसी भी परिस्थिति में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या होगा, डेवलप होगा, चाहे वर्टिकल लोड हो चाहे इंक्लाइंड लोड हो, बशर्ते स्ट्रक्चर क्या है, अगर फ्रेम और ट्रस है तो वहां हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को हमेशा कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ ये बात अकेले ध्यान कहाँ रखिएगा, बीम के केस में, कि वर्टिकल लोडिंग पर सपोर्ट सेम लेवल पर हो तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप नहीं होगा, उसके अलावा हर जगह कहाँ होगा, डेवलप होगा। लॉजिक है क्योंकि सेटलमेंट हो जाता है, जैसे ही सेटलमेंट होना शुरू होता है, सेटलमेंट मतलब डिफरेंशियल सेटलमेंट, आप लोग सॉइल में पढ़ेंगे, एक सपोर्ट कम सेटल हुआ, एक सपोर्ट क्या हुआ, ज्यादा सेटल हुआ, तो ऐसे कंडीशन में ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मोमेंट डेवलप करने लगता है। ये कारण आएगा, आप लोग जब सॉइल पढ़ेंगे तो वहाँ डिफरेंशियल सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। जब आप लोग कभी पढ़ते हैं प्लेट लोड टेस्ट तो वहां पर आता है, इस समय वो वही पढ़ाया हूँ अभी कल लास्ट क्लास में, प्लेट लोड टेस्ट, अभी सेटलमेंट वाला वो बस डायग्राम दिखाया था। चलो, दो तीन पॉइंट आपके हो चुके हैं, बाकी बहुत सारे वर्टिकल वाले क्वेश्चन आपको पता है, इसमें करने कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब ये क्वेश्चन मैं आपको और छोटा से देता हूँ एग्जाम्पल, आप सॉल्व करके मुझे उत्तर बताएंगे। इसका डीएस का मान जल्दी जल्दी निकालिए आप लोग। ऑप्शन आ रहे हैं 0, -1 और को देर देखो 10-15 भी आएगा, नहीं 15-20 वाले कहाँ गए, 34-68 वाले, इसके अलावा किसी कुछ आया हो बताए। चलो निकालते हैं उत्तर। डीएससी डीएससी क्या, आर ई माइनस सी, आर ई 3 इक्वल टू डीएसआई 3C माइनस आर आर 3 इंटू 0 माइनस आर आर का मान क्या 1 होगा, बराबर -1, दोनों को जब जोड़ दोगे तो डीएससी प्लस डीएसआई इज इक्वल टू आया -1। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। हाँ क्यों, उससे क्या मतलब है, आप बिना, जरा मुझे इन दोनों पर रिएक्शन निकाल दिखाओ तो। ज्यादा पढ़ लिया लड़का, ए बी सिंपली सपोर्टेड है, बिना मोमेंट की रिएक्शन निकाल दिखाओ। बिना मोमेंट का रिएक्शन निकाल यूज किए तो मुझे रिएक्शन का मान बताओ। तो वही इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, और क्या है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या कहते हैं, समेशन, अलजेब्रिक समेशन एट अ पॉइंट ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस और कपल शुड बी इज इक्वल टू 0। ये तुमसे किसने कहा कि अगर सिंपली सपोर्टेड कोई चीज है तो उसमें मोमेंट का इक्विलिब्रियम यूज नहीं, ये मैंने कब बताया था तुमको, आगे क्यों सोच रहे हो, ऊपर कैसे, ट्रांसवर्स लोड अगर आएगा तो मोमेंट तो आना ही आना है।
इस पर क्या तुम्हें ट्रांसवर्स लोड नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा? इंक्लाइंड लोडिंग है तो ट्रांसवर्स लोडिंग तो होगा ही, और जहां ट्रांसवर्स लोडिंग होगा, क्या वहां मोमेंट के बिना काम हो सकता है? हाँ? तात्पर्य समझे वत्स? हाँ? अभी भी नहीं समझे? इतना मैंने तुम लोगों को इक्विलिब्रियम इक्वेशन से डिटरमिनेंट इक्वेशन निकाला था, हर बार निकालता था, याद करो। एसएफडी बीएमडी में, एसएफडी बीएमडी तो बहुत दिन बाद तुम लोगों ने देखा था। तुम लोग इंतजार ही करते रहे थे कब आएगा शियर फोर्स डायग्राम, कब आएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और 4-5 दिन हम लोग क्या करते रहे? यही सब करते रहे। और वहां पर जितने भी डिटरमिनेट स्ट्रक्चर थे, जिस पर भी यूडीएल आता था, पॉइंट लोड आता था, कपल आता था, कुछ भी आता था, और जब मैं रिएक्शन निकालता था बिना मोमेंट के इक्विलिब्रियम इक्वेशन के यूज किए हुए नहीं निकाल बिना वही बोल तो रहा हूं सामने कि आप ए और बी पर रिएक्शन का मान निकाल के मुझे दिखा दो बिना मोमेंट के इक्वेशन का, इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज किए। अरे नहीं, अरे बोलो भाई, डोंट ओवर थिंक, ओवर थिंक मत करो, जो मैंने थिंक करा है वो बात करो। जितने डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हैं, इस पर तुम बिना, जो मैंने तुम्हें सामने दिया है, क्या इस पे फिक्स बीम है? ये फिक्स है? वो बता रहा हूं ना, वो थोड़ा सा सदमे में रहता है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो सपोर्ट से मोमेंट का क्या मतलब है? अरे मोमेंट यहां नहीं डेवलप होगा, लेकिन इस पॉइंट पर सभी मोमेंट का समेशन तो जीरो हो सकता है ना। इक्विलिब्रियम इक्वेशन सब एक पॉइंट पर सभी ट्रांसफर फोर्सेस के कारण उत्पन्न हुए बेंडिंग मोमेंट और कपल के द्वारा उत्पन्न हुए बेंडिंग मोमेंट के अलजेब्रिक समेशन का वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो। तब उसे हम कहते थे इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑफ mz इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो, इसका वैल्यू कितना आ गया आपका? -1। ये सिर्फ जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है इक्विलिब्रियम वाला, वो सिर्फ ट्रांसवर्स लोडिंग के लिए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को नेग्लेक्ट करने का तरीका बताया। मैंने एक बार भी तुमसे ऐसा कहा कि तुम मोमेंट को नेग्लेक्ट कर दो? 3 पॉइंट तुमको मैंने लिखवाए हैं, 3 पॉइंट लिखवाए हैं। उस 3 पॉइंट मैंने तुम्हें कहा लिखवाया है कि तुम मोमेंट को नेग्लेक्ट करो? वो तीनों पॉइंट किससे संबंधित हैं? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन संबंधित है। इसीलिए मैंने कहा कि ज्यादा मत सोचो। ट्रांसवर्स लोड अगर आएगा तो मोमेंट का आना क्या है? तय है। मोमेंट को कोई रोक सकता नहीं है फिर, क्योंकि बिना ट्रांसवर्स लोड के, अगर ट्रांसवर्स लोड बेंडिंग मोमेंट डिफिनीशन जाके पढ़ लो, बेंडिंग मोमेंट का डिफिनीशन बिना ट्रांसवर्स लोड के पूरा ही नहीं होता है। मैंने कहा था आपसे कि पूरा एसएफडी बीएमडी का बेस आएगा। चलो, तो ये आपको मैंने क्वेश्चन दिया था, आपने कर लिया। एक नोट पॉइंट करके लास्ट बात आप लिख सकते हैं कि अगर यहां पर अभी के लिए मैं एक बात बता रहा हूं, अभी के लिए एक बात बता रहा हूं मैं आपको, अगर डीएस, यहां पर एक स्टेटमेंट लिखिए पहले, यहां पर पहले इसी के नीचे लिखिए, इफ वैल्यू ऑफ डीएस, if value of ds is obtained as negative, is obtained as negative, then a structure will always in unstable condition, always in unstable कंडीशन। ये बात आगे प्रूव करूंगा,
लेकिन अभी तुम्हारी इस बात को मैं थोड़ा सा दिमाग में आया होगा, तो अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जरा देखो, मैंने सिर्फ किसको कहा है? डीएस को। अगर डीएस का मान तुम्हें कभी भी निगेटिव मिले, कभी भी मिले डीएस का मान निगेटिव, तो वो स्ट्रक्चर हमेशा क्या होगा? अनस्टेबल होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डीएससी निगेटिव मिले, डीएसआई निगेटिव मिले ना। मुझे डीएससी और डीएसआई से मतलब बाद में है, पहले मुझे मतलब किससे है? डीएस से है। अगर डीएस का मान माइनस में आया तो स्ट्रक्चर हमेशा क्या होगा? अनस्टेबल। मतलब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, उसमें एक खेल अभी खेल रहा हूं मैं, कि अगर डीएस का मान निगेटिव आया तो स्ट्रक्चर क्या होगा? अनस्टेबल। अब मैं रिवर्स चलता हूं। क्या डीएससी नेगेटिव है? मतलब डीएससी नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब डीएससी स्टेबल है। यानी एक्सटर्नली ये बीम क्या है? स्टेबल है। निगेटिव कौन है? डीएसआई निगेटिव है। यानी ये डीएस निगेटिव किसकी वजह से? डीएसआई की वजह से। और डीएसआई किससे संबंधित था? मेंबर फोर्स संबंधित था। अब मेंबर फोर्स में, यानी यहां मेंबर्स जो हैं वो अनस्टेबल कंडीशन में है। अब जरा सोचो कि मेंबर अनस्टेबल कैसे हो सकते हैं? अगर मुझे मेंबर को स्टेबल बनाना है, मेंबर को अनस्टेबल बना कौन रहा है? क्या ये? अगर इसको मैं हटा दूं, अगर ये ना होता, तो आर आर का मान जो जो आपको 1 मिला था, जो बाई आर आर 1 है, आर आर 1 है, माइनस होने की वजह से वैल्यू -1 आती है। तो अब आपका ये बताओ तुम, मेंबर में दिया है कि सपोर्ट पे? मेंबर के अंदर ये सपोर्ट तो ये है, ये मेंबर को अनस्टेबल बना रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर मोमेंट लेने की क्षमता नहीं है, ये पॉइंट मोमेंट को कैरी नहीं कर सकता, ये मोमेंट को रिलीज कर दे रहा है, मोमेंट लेने की क्षमता नहीं है, इसलिए आपका ये मेंबर अनस्टेबल हो रहा है। ठीक है, पहले तुम डीएस देखोगे, उसके बाद तुम ये देखोगे कि डीएस जो निगेटिव आया वो किसकी वजह से आया। तो पहला फोकस तुम्हारा, अगर मान लो जस्ट एन एग्जांपल, अगर डीएससी का मान 1 होता तो डीएस कितना होता? 0 होता। अब चाहे कोई माइनस रहे चाहे कोई प्लस रहे, अब ये अनस्टेबल नहीं है। मैंने क्लियर क्या लिखवाया? अगर डीएस नेगेटिव है तब मेंबर क्या, तब आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? अनस्टेबल। स्ट्रक्चर अनस्टेबल डीएस के निगेटिव होने पर है। अगर डीएस निगेटिव, तब फिर मैं उल्टा जाऊंगा, देखूंगा कि आखिर ये निगेटिव हुआ क्यों? ये निगेटिव हुआ क्यों? तो आपको पता चलेगा कि ये निगेटिव हुआ किसकी वजह से? इंटरनल की वजह से। अगर मैं जस्ट, आप सोचिए इसको, विचार करिए इस पे, कि अगर मैं इसको ऐसे कर देता, अगर मैं इस पे ऐसे कर देता, से आपका ये है पूरा, अगर मैं इसको ऐसे कर देता यहां पे, अब डीएससी बताओ। 4 - 3 बराबर डीएसआई बराबर डीएस बराबर। अब मैं स्टेबिलिटी, अब मैं अनस्टेबिलिटी की बात नहीं करूंगा। मुझे पहले किसको देखना है?
डीएस को देखना है। पहले मुझे किसको देखना है? डीएस। अगर डीएस निगेटिव, अगर, तो फिर ये देखना है कि डीएस निगेटिव किसकी वजह से हुआ है, डीएससी की वजह से कि डीएसआई की वजह से। अगर डीएससी की वजह से होगा तो मैं कहूंगा मेंबर एक्सटर्नली अनस्टेबल है, स्ट्रक्चर एक्सटर्नली अनस्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि मेंबर के पास नंबर ऑफ सपोर्ट्स की कमी है। एक्सटर्नल होते क्या हैं? सपोर्ट रिएक्शन ही तो होते हैं। अगर वहां पर वो बीम डिस्प्लेस हो रही है तभी तो अनस्टेबल है, मतलब वहां पर विरोध नहीं हो रहा। सोचिए कि अगर एक्सटर्नली अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ, जैसे ये बीम है, ये फिक्स सपोर्ट है, मैं इसको अगर सिंपली सपोर्टेड कर देता हूं, जस्ट एन एग्जांपल, दोनों साइड रोलर दे देता हूं, मतलब कोई अगर तुम उधर धक्का दे दो तो बीम चली जाएगी इसे, जस्ट एन एग्जांपल, मतलब ये बीम स्टेबल नहीं है। अब तुम इसका निकाल के देख लेना, जो डीएस आएगा वो निगेटिव आएगा। तो करके तुम्हें दिखाएं, इसका डीएस तुमको क्या देखने को मिलेगा? निगेटिव देखने को मिलेगा। करके देख लो। डीएससी इज इक्वल टू आर ई माइनस 3, आर ई कितना 2 माइनस 3 बराबर, और डीएसआई 0 और डीएस -1। तुरंत एग्जांपल ले लोगे, समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब देखो डीएस नेगेटिव, पहले तुम डीएस पे ध्यान रखो, निकालते जाओ सब, रुकना नहीं बीच में। डीएससी निकालो, डीएसआई निकालो, फिर डीएस निकालो, और डीएस निकालने के बाद डीएस की वैल्यू को देखो, और देख के डीएस क्या आया। पहले डीएस की बात करोगे, मैं बार बार इसको कम से कम 20 बार रिपीट कर चुका हूं इतनी देर से, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज है, लोग तुरंत भूलते हैं ये। पहले डीएस निकाल लो, ठीक है सर। डीएस मुझे क्या मिला, मतलब स्ट्रक्चर। अब मैं देखूंगा कि ये अनस्टेबल तो है किसकी वजह से, एक्सटर्नल या इंटरनल। एक्सटर्नल देखा सर, यही है, यही है जो क्या कर रहा है स्ट्रक्चर को अनस्टेबल। अब जरा तुम स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से, जिसे ये है ओवर थिंक करते हैं। अब इनको मैं इसे खड़ा कर दूंगा यहां पर, ये इसे क्या कर देंगे, इसको ऐसे इनको खड़ा कर दूंगा, ठीक है। ये क्या कर देंगे, इसको इसे धक्का दे देंगे। अगर ये चला गया, इसका मतलब है कि ये एक्सटर्नली यहां पर सपोर्ट रिएक्शंस क्या है। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया होता तब इनसे ही जा पाता, तब ये नहीं जा पाता, क्योंकि जब इसको ये धक्का इधर देते तो वो कहता क्यों, सिंपली सपोर्टेड बीम एक स्टेबल बीम होती है। बोलिए, तो आपको ये समझना होगा कि स्ट्रक्चर को स्टेबल डीएस बताएगा, स्टेबल है कि अनस्टेबल। एक तरीका भी आपको सिखा दिया मैंने, आगे ये तरीका मिलने वाला भी है चैप्टर में, जब स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे चैप्टर मिलेगा भी। तो आपको यहाँ पर पूरा फोकस अपना रखना था कि कैसे हम लोग ये बात यहाँ सॉल्व करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि इंटरनल हिंज लगे तो स्ट्रक्चर अनस्टेबल ही हो, नहीं। आपको सबसे पहले डीएस की वैल्यू, अगर डीएस निगेटिव तो फिर देखो कि डीएससी और डीएसआई में कौन निगेटिव। डीएस बताएगा स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, माइनस होगा तो, और डीएसआई और डीएसई अगर माइनस होंगे तब ये बताएंगे क्या, एक्सटर्नली अनस्टेबल है कि इंटरनली अनस्टेबल। यानी इसके पास सपोर्ट्स की संख्या कम है, इसके पास मेंबर कम है, मेंबर की ताकत कमजोर है कि सपोर्ट की ताकत क्या है, कमजोर है, कम है। बोलो, तो सबसे पहले डीएस, उसी अकॉर्डिंग
फिर वापस तुम्हें सोचना है डीएसई और एक स्टेबल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। इसीलिए जब हम लोग पढ़ते हैं आगे तो स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी बहुत छोटा चैप्टर बन जाता है, क्योंकि उसमें फिर विशेष कुछ बचता नहीं है। एक नोट पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था, एक नोट पॉइंट मैं आपको यहां लिखवा रहा हूं कि अगर डीएस का मान 0 से ज्यादा होगा तो अभी तक के कॉन्सेप्ट्स मैंने सीखा है कि स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बनेगा। डीएस का मान अगर 0 से बराबर या 0 से कम हो जाए तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डिटरमिनेट बनेगा। कुछ बातें मैं लिख रहा हूं, अभी लाइन से आप देखते जाइएगा। अगर डीएस का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, देखो ध्यान से, तो यहां पर स्ट्रक्चर जो होगा वो हमेशा स्टेबल होगा। ऐसे मैं पूरा ऐसे तोड़ के लिखता हूं। अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो स्ट्रक्चर इनडिटरमिनेट तो था ही। आगे ये बात हम और डिस्कस करेंगे डिटेल में, पूरा टॉपिक ही 1 घंटे का है, इनडिटरमिनेट एंड स्टेबल। अब अगर डीएस का मान 0 के बराबर हो जाए तो ये डिटरमिनेट तो है ही है, और साथ में फिर क्या रहेगा, ये स्टेबल ही रहेगा। और अगर डीएस का मान 0 से कम हो जाए तो क्या डिटरमिनेट या इनडिटरमिनेट, डिटरमिनेट तो है लेकिन अनस्टेबल हो जाएगा। ये हम लोग आगे चर्चा और गहन करेंगे इस पे, अभी सिर्फ आपको हिंट दिया गया है।